हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम थर्मल एक्सपेंशन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालें थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। नीचे लिखें मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हम लोगों ने इलास्टिसिटी के चैप्टर में एक ये ग्राफ किया था, अगर आपको ध्यान हो। ये तो था फोर्स का ग्राफ, और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही थे इसमें। ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिसिटी के चैप्टर में किया था ग्राफ ये। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान होगा कि ये फोर्स का ग्राफ है कि एक मॉलिक्यूल्स ओरिजिन पर है, दूसरा मॉलिक्यूल्स जब पास में आता है तो ऊपर रिपल्सन है, नीचे अट्रैक्शन है। पहले अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों बैलेंस होते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूल्स और पास में आएगा तो रिपल्सन होता है, फिर दूर चला जाता है। इसके करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व और बनाया था। ये वाला पॉइंट बिल्कुल पीक पर आपको ध्यान होगा कि एफ इज इक्वल टू जो है वो माइनस डी यू बाई डी आर था। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है ना। कर चुके हैं हम लोग इलास्टिसिटी में। ये ग्राफ को देखिए, पहले ग्राफ रफली बना लें आप जल्दी से, और नीचे नोट करें। बहुत ज़्यादा नहीं इस पर नोट करना है, केवल समझ लें ग्राफ से आप। लिखिए थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्लेन्ड by interatomic. Thermal expansion can be explained by interatomic potential energy curve. Interatomic potential energy curve. ये वाला जो रेड कलर से हमने बनाया है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व लिखा। देखिए इसको समझ लें। इस पॉइंट पर जो मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे एक यहाँ पर है मॉलिक्यूल्स, और इस पॉइंट पर ये वाइब्रेट करता है, ये लोएस्ट पोजीशन पर। ठीक, तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ये वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पर ये जो कर्व है पोटेंशियल एनर्जी का, ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल नहीं होने का मतलब है कि जो लोएस्ट पोजीशन के अबाउट ये दोनों तरफ एक जैसा नहीं है। ये कर्व कैसा है, ऐसे आके इस तरह से हो गया। तो ये जस्ट इसको डिस्क्राइब करते हैं इस बेसिस पर। जब आप किसी बॉडी को हीट देते हैं तो वाइब्रेशन इंक्रीज होगा। हीट देने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी आप दे रहे हैं, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव होगी ना। टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का क्या मीनिंग होता है कि स्टेबल है। ठीक, यहाँ ये वाइब्रेट करता है। ठीक, सेंटर पर इसकी मीन पोजीशन है, क्योंकि आर नॉट इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक, अगर आप इसको हीट देंगे तो क्या होगा, अब वाइब्रेशन यहाँ होगा, ऊपर होगा ना लाइन पर। तो एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। पहले वाइब्रेशन हो रहा था, ये मॉलिक्यूल से एक वाइब्रेट कर रहा, फिर यहाँ कर रहा वाइब्रेट। तो जरा ध्यान देना कि अगर ये सिमेट्रिकल होता तो वाइब्रेशन की जो सेंटर है वो एक ही रहेगा। समझ रहे ना। लेकिन एसिमेट्री होने की वजह से, जैसे यहाँ इसका सेंटर ये है और हीटअप कर दिया तो सेंटर यहाँ हो गया, क्योंकि इस तरफ को कर्व ऐसे है, कर्व सीधा सिमेट्रिकल नहीं है दोनों तरफ। समझ रहे ना। तो सेंटर इसका ऐसे करके दूर चला जाएगा। जब यहाँ वाइब्रेट करेगा तो सेंटर यहाँ चला गया। तो सेंटर कैसा हो गया आपका, इधर को जा रहा है, यानी ऐसे जा रहा है। दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ है, तो डिस्टेंस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
समझ में आ गई ना? तो बस इससे डिफाइन कर देते हैं, जस्ट ध्यान रखें, और जरूरत नहीं है ज़्यादा इसमें, बस एक लाइन नोट कर दें आप नीचे। लिखिए, थर्मल एक्सपेंशन एराइज, thermal expansion arise because potential energy curve is not symmetrical. Thermal expansion arise because potential energy curve is not symmetrical about equilibrium position or not. Thermal expansion arise because potential energy curve is not symmetrical about equilibrium position or not. समझ गए ना? बस इतना ही ध्यान रखें कि जो ड्यू टू एसिमेट्री ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है वो थर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल है। एक मॉलिक्यूल इसमें ओरिजिन पर होता है और दूसरा यहाँ ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक, एनर्जी देंगे तो सेंटर उसका दूर चला जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बेसिस पर वो इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पर डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप हेडिंग डालें। आपने ऊपर हेडिंग तो डाली दी होगी थर्मल एक्सपेंशन, उसमें नीचे लिखें ऑल बॉडीज आर फाउंड, ऑल बॉडीज। नेक्स्ट पैरा में लिखें, ये मॉलिक्यूलर हो गया पॉइंट है, इसमें डिस्क्राइब करने को नहीं आता है 11th में, जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखें बस पॉइंट। लिखे ऑल बॉडीज आर फाउंड टू एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ऑल बॉडीज आर फाउंड टू एक्सपेंड ऑन हीटिंग, this is called thermal expansion. All bodies are found to expand on heating, this is called thermal expansion. When solid is heated, when solid is heated, amplitude of vibration, all bodies are found to expand on heating, this is called thermal expansion. When solid heated, amplitude of vibration of atoms and molecules, amplitude of vibration of atoms and molecules increases. Therefore, effective interatomic separation, therefore effective interatomic separation increases, therefore effective interatomic separation increases. Thermal expansion of solid, thermal expansion of solid is of three types. Thermal expansion of solid is of three types. हमारी समझ में 10th में आपके यहाँ था ये सिलेबस में एक्सपेंशन नहीं था, सीबीएसई में तो था नहीं है, हमारे यहाँ था ये 9th में था। हाँ लिखा, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन, नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन। लिखा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन, नंबर 2 सुपरफिशियल, नंबर 2 सुपरफिशियल एक्सपेंशन, थर्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरियल एक्सपेंशन में बोलते हैं, एरिया चेंज होता सेकंड में। थर्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये तीन तरह का एक्सपेंशन लिया है। जैसे किसी बॉडी की अगर लेंथ चेंज होती है तो वो लीनियर हो गया, सीट को अगर हीटअप करेंगे तो सीट में एरिया चेंज होगा, सुपरफिशियल है, और सॉलिड 3D में है तो वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है ना? तो नंबर 1 डालें लीनियर एक्सपेंशन। देखिए इट इज द इंक्रीज इन लेंथ, नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। It is the increase in length of solid
It is the increase in length of solid on heating. Suppose L is the original length of rod, capital L लिखना. Suppose L is the original length of rod. Suppose L is the original length of rod and delta L be the small increase in length. And delta L be a small increase in length. Delta L be the small increase in length of rod. When its temperature is raised by, when its temperature is raised by a small amount delta T, small amount delta T, it was found that delta L proportional to L and delta L proportional to delta T. तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू हो गया L डेल्टा T, डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा, ये अल्फा लिखा है डेल्टा T, डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T. यानी ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, जितना देंगे टेम्परेचर, ठीक है ना. लेकिन ध्यान रखना ये फार्मूला स्मॉल अमाउंट ऑफ हीटिंग के लिए है, कम टेम्परेचर राइज के लिए है, ठीक है, लार्ज के लिए नहीं लगता है. वहां पर लिखा है आपने टेम्परेचर इज राइज्ड बाय स्मॉल अमाउंट लिखा है ना, तो स्मॉल अमाउंट के लिए ही है, ठीक. लिखिए अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. Alpha is called coefficient of linear expansion. तो अल्फा का ये फार्मूला बन जाएगा डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T. लिखा, लिखिए अल्फा इज डिफाइंड एज, इसी फार्मूले से डिफाइन कर देते हैं. ये जो डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T बनाया है, आप डायरेक्ट उसको इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक. लिखिए अल्फा इज डिफाइंड एज स्मॉल चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर. आप इससे डिफिनेशन बना लेंगे ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है पर यूनिट, और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना. डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ है ना, तो ये फार्मूला इससे बन जाएगा. आप इससे बता सकते हैं LT2 क्या होगा, LT1 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल टेम्परेचर पर और डेल्टा T, डेल्टा T का मतलब यहां हो गया T2 माइनस T1. ये टर्म आप समझ गए क्या होंगे, ऐसे ही बताएं. LT2 क्या होगा, T2 पर लेंथ टेम्परेचर पर, T1 पर लेंथ LT1, ठीक, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. ये भी न्यूमेरिकल में लगा सकते हैं या चेंज निकाल के ये लगा सकते हैं. फाइनल लेंथ निकालनी हो तो फिर इससे ये आ जाएगा LT2 इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, LT2 माइनस LT1 इज इक्वल टू अल्फा LT1 T2 माइनस T1.
तो फाइनल लेंथ हो जाएगी LT1 कॉमन ले लें, सफिक्स है 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। रेजिस्टेंस जैसा फार्मूला बन गया जैसे कल था चेंज वाला। इसमें एक लाइन नोट कर देना नीचे, ये फार्मूला लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है फार्मूले बहुत इसके। इसमें खाली ये लिख देना अल्फा इज मोर फॉर आयनिक सॉलिड देन अल्फा इज मोर फॉर आयनिक सॉलिड देन फॉर नॉन आयनिक सॉलिड। ये लिख लिया है आपने, LT2 इज इक्वल टू LT1 नहीं लिखा, नोट कर दो। LT1 समझ गए ना, T1 टेम्परेचर पर लेंथ, LT2 T2 टेम्परेचर पर। अब सब में डिटेल थ्योरी नहीं लिखाएंगे, दो में। सेकंड लिखें सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हाँ, अल्फा इज मोर फॉर आयनिक सॉलिड देन दैट ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड। वैसे अल्फा गिवन होगा आपको सभी जगह न्यूमेरिकल में, या तो निकालने के लिए आएगा या गिवन होगा। नंबर 2 लिखें सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लिखें इट इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सुपरफिशियल एक्सपेंशन लिखे इट इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सुपरफिशियल एक्सपेंशन इट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग। सपोज यस इज द, यस और ए दोनों लिखते हैं बुक वाले, कहीं भी कुछ भी नोट कर लें। सपोज यस इज द ओरिजिनल सरफेस एरिया of a solid. Suppose S is the original surface area of a solid when its temperature increased by delta T. When its temperature increased by delta T, it is found that delta S proportional to, ये चेंज इन एरिया हो गया। इट इज फाउंड दैट, इसमें बीटा लिखते हैं, बीटा एस डेल्टा टी, और बीटा को डिफाइन करेंगे डेल्टा एस अपान एस डेल्टा टी से। जैसे वहां अल्फा है वैसे यहां बीटा आ गया, थर्ड में गामा है। इसका वो फार्मूला क्या होगा आगे बताओ जरा। एस T2 माइनस एस T1 डिवाइडेड बाई एस T1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। ठीक, T1 पर एरिया एस T1 हो गया, जैसे वहां पर लेंथ लिखा तो वैसे एरिया। सेम फार्मूला है। बीटा को क्या बोलेंगे लिख दीजिए, बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। It is defined as, beta is called coefficient of superficial expansion. It is defined as small change in surface area. It is defined as small change in surface area per unit original area
per degree change in temperature. It is defined as small change in surface area per unit original area per degree change in temperature. थर्ड लिखें क्यूबिकल एक्सपेंशन. क्यूबिकल एक्सपेंशन तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा. क्या फार्मूला बनेगा, डिफिनीशन भी इसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग टू चलेंगी. क्या बनेगा फार्मूला, डेल्टा V इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T. गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन V डेल्टा T, और इसी को आप लिख सकते हैं VT2 माइनस VT1 डिवाइडेड बाई VT1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1. गामा लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आप डिफाइन कर लेंगे. बनाया एक छोटा सा डायग्राम जहां पर आपने लेंथ वाला लिखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कैपिटल L लेंथ ली है ना, उसमें एक डायग्राम ये बना देना. ठीक, दूसरे वाले में एक सीट बना दो, इसका एरिया S है और हीटिंग के बाद एरिया ये चेंज हो गया. ये बाहर का एरिया कितना होगा, डेल्टा S, और ये S होगा. और तीसरे में वॉल्यूम का क्यूब बना दें एक. ठीक है ना, पहले में लेंथ चेंज है, दूसरे में एरिया चेंज हो गया ये. ठीक, डॉटेड वाला पोर्शन. ऐसे ही यहां पर ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. ये वॉल्यूम V है, बाहर वाला डेल्टा V है. क्यूब बना दें, डॉटेड डॉटेड करके आउटर बाउंड्री इंक्रीज कर दें, उसमें डेल्टा V लिख दें, ओरिजिनल वॉल्यूम V, अल्फा बीटा गामा. लिख लिया. नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. ये 11th में बहुत पूछते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. लिखिए, कंसीडर ए सॉलिड, कंसीडर रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. कंसीडर ए सॉलिड क्यूब, consider a solid cube of each side L. Consider a solid cube of each side L. Surface area of each face. Surface area of each face of cube. Consider a solid cube of each side L. Surface area of each face of cube is S, and वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज V. वैसे हमने टर्म लिए थे उसी के अकॉर्डिंग टू इनको ले लिया है. कंसीडर ए सॉलिड क्यूब ऑफ ईच साइड L. सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब इज S, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज V. तो नेचुरल है कि सरफेस एरिया जो आपने S लिखा है वो L स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और V कितना होगा, L क्यूब के. जब डेरिवेशन करें तो ये डायग्राम वहां भी बना देना. ठीक है ना, लेंथ वाले डेरिवेशन ही आता है जनरली.
क्यूब है तो सरफेस एरिया एल स्क्वायर हो गया, और क्या, वॉल्यूम एल क्यूब हो गया। देखिए, लेट द क्यूब बी हीटेड, अदर मेथड भी हैं ड्राइव करने के अलग अलग बुक्स में। देखिए, लेट द क्यूब बी हीटेड by a small range of temperature. Let the cube be heated by a small range of temperature delta T. Let the cube be heated by a small range of temperature delta T. Suppose delta L is the increase in length. Suppose delta L is the increase in length. यहाँ भी जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो ऊपर लिखा हुआ है कि लेट द क्यूब बी हीटेड बाई ए स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, कम रेंज के लिए। सपोज डेल्टा एल इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। सपोज डेल्टा एल is the increase in length of each side of the cube, and delta s is the increase in area of each face. Delta s is the increase in area of the each face of the cube. Delta s is the increase in area of the each face of the cube. Delta v is the increase in volume. Delta v is the increase in volume. Then by definition, delta L is equal to L alpha delta T. Then by definition, delta L is equal to L alpha delta T. Delta S is equal to S beta delta T, और डेल्टा V इज इक्वल टू V गामा डेल्टा T। तीनों फार्मूले आपको मालूम है, नोट कर लें। तो पहला रिलेशन बनाएंगे अल्फा और बीटा के बीच में। लिखिए, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। पहला पार्ट, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो नया सरफेस एरिया कितना बन जाएगा? ये पहले S था, अब एरिया डेल्टा S और बढ़ा दिया, तो S प्लस डेल्टा S। लिखिए, न्यू सरफेस एरिया S प्लस डेल्टा S। ठीक है ना? ये किसके इक्वल होगा? ये L प्लस डेल्टा L के होल स्क्वायर के, क्योंकि नई साइड चेंज हो गई, L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब साइड चेंज हो गई ना क्यूब की। इसमें डेल्टा एल की वैल्यू पुटअप कर दें, क्योंकि अल्फा बीटा का रिलेशन मालूम करना है। तो एस प्लस, यहां पर डेल्टा एस क्या होगा? एस बीटा डेल्टा टी। यहां पर भी वैल्यू पुटअप कर दें डेल्टा एल की, एल अल्फा डेल्टा टी होल स्क्वायर। ठीक है? इन दोनों में से एस कॉमन ले लो, इनमें से एल कॉमन ले लो। ये आया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, इसमें से एल कॉमन लेंगे तो एल स्क्वायर बनेगा। ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया अब ये निकाल चुके हैं, होल स्क्वायर होगा उसका। ध्यान रहे डेरिवेशन में ये डायग्राम बना देना, डेल्टा एल और एस और इनके। तो एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर को कैंसिल कर दें। ठीक, क्या टर्म बचा? 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर ट्वाइस अल्फा डेल्टा टी। 1 से 1 कैंसिल करें, यहाँ अल्फा स्मॉल होता है इसलिए अल्फा स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, सभी में एजम्पशन है डेरिवेशन में, डेरिवेशन समझ के लिखना, छोटा सा है बहुत। अल्फा स्क्वायर निग्लेक्टेड, जब ये निग्लेक्ट कर देंगे तो फिर बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट कर दें तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा हो गया।
ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, ये बहुत स्मॉल होती है। कहीं कहीं पर लोग ये भी करते हैं, देखो जरा, इसमें सीधे यहाँ बाइनोमियल लगा देते हैं, इसमें सीधे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। शॉर्ट में जहाँ कम्पिटिटिव में लिखते हैं तो अंदर 2 मल्टीप्लाई किया, डेल्टा टी कैंसिल किया, सीधे बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप होल स्क्वायर करके और लिख देना कि अल्फा स्क्वायर स्मॉल है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया। इसका बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, इसमें ये सिंपली होल स्क्वायर करना है और कंपेयर करना है। नहीं, वो कट नहीं जाएगा, एल स्क्वायर ये तो दोनों काट ही दिए हैं, 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा टी से फिर डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। अरे ये जब आप इसको जब निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, वो तो मल्टीप्लाई में है, तो 2 अल्फा डेल्टा टी ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। निगलेक्ट करने का मतलब है वहां 0 मान लिया, समझ लो, और क्या। दूसरा लिखें, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा आप समझ गए होंगे, जैसे इसे स्क्वायर किया है वहां पर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, कर दो क्यूब। वी न्यू वॉल्यूम लिखो, न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू वी प्लस डेल्टा वी। न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू वी प्लस डेल्टा वी, वी प्लस डेल्टा वी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाँ, एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब। वैल्यू डाल दें यहां पर डेल्टा वी की, वी गामा डेल्टा टी, इसमें भी डेल्टा एल की वैल्यू डाल दें, एल अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। इसमें कॉमन ले लें, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, यहां पर ये v कॉमन ले लें तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इसमें से l कॉमन ले लें तो l क्यूब हो जाएगा, l कॉमन ले लें तो l क्यूब हो गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब, और v इज इक्वल टू एल क्यूब होगा, इसलिए इनको कैंसिल कर दें, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ए प्लस बी के होल क्यूब को ओपन कर सकते हैं या बाइनोमियल लगा सकते हैं, तो क्या होता फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3ab 3 अल्फा डेल्टा टी इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें भी अल्फा क्यूब और वो निगलेक्ट कर देंगे अल्फा स्क्वायर को, 1 तो यहीं पर कैंसिल कर दें आप, तो गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा क्यूब डेल्टा टी, यहां पर होल क्यूब होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, डेल्टा टी भी स्मॉल होता है, 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब निगलेक्टेड, स्मॉल है इसलिए लिख देना है, तो गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, ये दोनों कैंसिल कर दो, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, उसमें स्क्वायर कर देंगे और इसमें क्यूब। अल्फा इज इक्वल टू आया बीटा बाई 2 और गामा बाई 3 आया ना, इसी में अगर 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, और थर्ड पॉइंट अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। क्या ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगाओ, इन्हें निगलेक्ट करो फटाफट, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर को, और कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा
कैंसिल करो सीधे, नहीं अगर वहाँ भूल जाओ ना तो सीधे बायनॉमियल में लगा देना यहाँ 3, खत्म हो जाएगा वहीं पर डेरिवेशन। अरे उसको नोट कर लो ना, a प्लस बी का होल क्यूब बाद में लिखना है, वो सही लिखा है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कभी आपको अगर मिलता है कि जो दो साइड दी हुई हैं और एक का वो जो वैसे एक ही मटेरियल का अल्फा फिक्स होता है और गिवन होता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं क्वेश्चन में आपको लेंथ और ब्रीथ का अलग अलग अल्फा दे दिया जाए, ठीक है ना, तो फिर बीटा की जगह α1 प्लस α2 कर देना, ठीक है ना। जल्दी पॉइंट नोट करें तो अदर पॉइंट हम नोट कराएं। लिखा, लिखिए नेक्स्ट, वो लिख लिए पॉइंट सारे, आप समझ गए होंगे पॉइंट आप, ठीक है। देखिए इस अगर दो मटेरियल डिफरेंट मटेरियल को लेकर और उनकी स्ट्रिप को आपस में जो है वो वेल्ड कर दिया जाए, जैसे ये कॉपर है और ये आयरन है, ये ठीक, तो जब इसको हम हीटअप करते हैं तो दोनों की लेंथ इंक्रीज होगी, आपस में वेल्ड कर रखा है आपने, ठीक। जिसका अल्फा ज्यादा होगा, किसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा या कम वाले का, सीधे सीधे ज्यादा वाले का, एल अल्फा डेल्टा टी है, ठीक है ना। तो कॉपर का इसमें अल्फा ज्यादा होता है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उस तरफ ये हीटिंग के बाद कॉन्वेक्स शेप को गेन कर लेगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कॉपर ऐसे और आयरन ऐसे, ठीक। इसका ऑटोमेटिक जो कुछ सिस्टम है उनमें यूज करते हैं, आप डायग्राम बनाकर 2 लाइन नीचे नोट कर दें। देखिए, इफ द टू स्ट्रिप ऑफ इक्वल लेंथ, if the two strips of equal length but of different, if the two strips of equal length but of different metals are placed on each other, if the two strips of equal length but of different metals are placed on each other and welded, रिविट भी लिखते हैं, रिविट समझते हो, रिविटेड कर दिया या वेल्डेड हो, this strip is called bimetallic strip, bimetallic strip, this strip is called bimetallic strip. The strip will bend, the strip will bend by change in temperature, by change in temperature with metal of greater alpha, by change in temperature with metal of greater alpha on outer side, आउटर साइड के ब्रैकेट में लिख दें कॉन्वेक्स साइड, दिस स्ट्रिप विल बेंड बाय चेंज इन टेम्परेचर विद मेटल ऑफ ग्रेटर अल्फा ऑन आउटर साइड, ब्रैकेट में कॉन्वेक्स साइड, लिखा,
लिखिए दिस इज यूज्ड इन ऑटो कट। जैसे एसी वगैरह होते हैं उनमें ऑटो कट लगाते हैं, वो इसमें ऐसा क्या होता है कि सर्किट बना लेते हैं कि जैसे ये बेंड हो गया तो इसकी लेंथ यहाँ पर ये अलग हो गई ना शेप, तो कहीं पर ये टच कर गया सर्किट में तो सर्किट पता लगा स्टार्ट हो गया, ऑन या ऑफ, इस तरह का सिस्टम बना लेते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो दिस इज यूज्ड इन ऑटो कट आर थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिक हीटिंग सर्किट। थर्मोमीटर में भी यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, जहां हीटिंग इफेक्ट है। दिस स्ट्रिप इज यूज्ड इन ऑटो कट आर थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिक हीटिंग सर्किट। अगर ब्रास और स्टील है ना तो ब्रास का अल्फा ज्यादा होता है। ऐसे ही डायग्राम बना लेना जिससे कहीं आए तो ध्यान रहे, ये बाहर वाला ब्रास होता है, अंदर वाला स्टील। इसमें तुम्हारे यहाँ ना स्केल के लिख लिया आपने, डायग्राम बना लिया ब्रास और स्टील वाला। देखिए जैसे कोई आप लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इसका लेंथ मेजरमेंट करना है तो आप स्केल लेंगे, तो स्केल की जो लेंथ है, देखिए स्केल की जो लेंथ से आप मेजरमेंट करेंगे टेम्परेचर पर, ठीक। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो स्केल मान लीजिए मेटल का है तो स्केल की लेंथ इंक्रीज हो गई। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रीडिंग इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी इसकी, ये है इसका, मान लीजिए इसको हमने 4 सेंटीमीटर है लेंथ, ठीक। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो स्केल तो इंक्रीज हो गई, ठीक। तो इंक्रीज होने में इसकी रीडिंग 4 आएगी या 4 से कम आएगी? कम आएगी, क्योंकि ये तो 4 इसका जहां पर निशान लगा होगा वो आगे बढ़ जाएगा। भाई हीट कर दोगे तो 4 आगे नहीं चला जाएगा, ठीक। और ये भी ध्यान रखना, इस टाइप के न्यूमेरिकल में कई न्यूमेरिकल ये दे देते हैं जिसमें एक ही तरह के दोनों मटेरियल लेते हैं, लेकिन फिर भी एक्सटेंशन जो लेते हैं वो केवल स्केल का लेते हैं और उसी से चेंज इन लेंथ निकालते हैं। समझ गए होंगे आप। तो हम थ्योरी नहीं लिखा रहे, सीधे न्यूमेरिकल इसका जब करेंगे तो आप डायरेक्ट चेंज इन लेंथ निकालें स्केल की और उसमें माइनस कर दें, निकल आएगी एक्चुअल रीडिंग। समझ गए होंगे ना बात। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, अगर इस तरह का आपको कहीं सिस्टम मिलता है, जैसे मान लीजिए ये जस्ट किसी न्यूमेरिकल के लिए है, इसमें 3 मटेरियल दिए हैं, डायग्राम बनाएं आप, पॉइंट डालें, 2 स्टील के हैं और 1 एल्युमिनियम का है। ऊपर स्टील है, ये एल्युमिनियम है और ये स्टील है। नंबर ऑफ रॉड्स यहां पर लिख दीजिए, व्हेन नंबर ऑफ रॉड्स आर अटैच्ड in a system, when number of rods are attached in a system and temperature changes स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, याद है ना। स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। एल नॉट हमने ओरिजिनल लेंथ ले ली है और एल फाइनल लेंथ ले ली है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद। स्ट्रेन इससे निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। यहां पर नीचे लिख दें, स्ट्रेन इज आल्सो गिवन बाई, स्ट्रेन इज आल्सो गिवन बाई, strain is also given by, नीचे लिखा है strain is equal to, डायग्राम से वहां देखें बोर्ड में, न्यूमरेटर में लिखा है टोटल स्ट्रेस ऑफ द सिस्टम, टोटल स्ट्रेस ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई टोटल यंग मॉडुलस, टोटल स्ट्रेस ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई टोटल यंग मॉडुलस। लिखा, देखिए इसमें 2 स्टील है और 1 एल्युमिनियम है, ठीक। स्ट्रेस क्या होता है, आपने ऊपर क्या लिखा न्यूमरेटर में, टोटल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टोटल यंग मॉडुलस, ठीक। यहां 2 स्टील है और 1 एल्युमिनियम है, तो जो यंग मॉडुलस आपका लगेगा
वो 2 टाइम्स तो लगेगा स्टील का और 1 टाइम लगेगा एल्युमिनियम का फर्स्ट, ठीक, दोनों ऐड कर दें। दूसरी बात, जो आपका यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना। तो ऊपर आपको क्या लिखना है, टोटल स्ट्रेस लिखना है ना। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। अब ध्यान दें, जो स्ट्रेन है आपका वो डेल्टा एल बाई एल होता है। डेल्टा एल क्या होता है, यहां पर ध्यान दें, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। तो यंग मॉडुलस डेल्टा एल का फार्मूला बोलो क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी है। यहां पर वैल्यू डालेंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या आएगा, एल्फा डेल्टा टी आएगा। तो जब हम टोटल स्ट्रेस लगाएंगे तो इसका यूज करेंगे। यंग मॉडुलस किसका, स्टील का, ठीक, एल्फा स्टील का डेल्टा टी प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएगा यंग मॉडुलस स्टील का, एल्फा स्टील का डेल्टा टी प्लस यंग मॉडुलस एल्युमिनियम का, एल्फा एल्युमिनियम का और इनटू डेल्टा टी। इस फार्मूला से भी आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं। दोनों को इक्वेट कर, एक स्ट्रेन ये भी है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये केवल इस पर्पज से दिया गया है कि अगर कहीं न्यूमेरिकल इस टाइप का आता है तो आप इन दोनों का यूज कर सकें, ठीक है ना। नोट किया, हाँ एक चीज जरा बताएं, अगर मान लीजिए कि कोई ये सीट है और इसमें एक सर्कुलर होल कर दिया जाए, ठीक, इसको हीटअप किया जाए, तो जो अंदर वाला होल होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, लेंथ बढ़ेगी चारों तरफ से, ठीक है ना। ये जो अंदर वाला होल है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जैसे ये इंक्रीज होता है ना, ऐसा नहीं है कि अंदर वाला होल है तो ये अंदर इंक्रीज होके उसको फिलअप करे, ठीक है ना, होल भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो और एक बात याद रखना कि जैसे आप फार्मूला ये लगाते हैं एल इज इक्वल टू डेल्टा एल एल्फा टी, वहां होल के डायमीटर में या रेडियस में आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, एरिया लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब डायमीटर पर डायरेक्ट डेल्टा डी इज इक्वल टू डी एल्फा डेल्टा टी, डायरेक्ट सोल्यूशन उससे आता है, ठीक है ना। तो नीचे जरा क्वेश्चन नोट कराएं इसी का, देखिए, ए होल इज ड्रिल्ड, ए होल is drilled in a copper sheet, a hole is drilled in a copper sheet, the diameter of hole is 4.24 centimeter. A hole is drilled in a copper sheet, the diameter of hole is 4.24 centimeter at 27 degree centigrade. At 27 degree centigrade. What is the change in diameter of hole? What is the change in diameter of hole when the sheet is heated to? What is the change in diameter of hole when sheet is heated to 227 degree centigrade? 227. Given alpha is equal to 1.7 into 10 raised to power minus 5, 1.7 into 10 raised to power minus 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सेंटीग्रेड पे पावर -1। तो इंक्रीज इन डायमीटर के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, डेल्टा डी इज इक्वल टू डी अल्फा डेल्टा टी। कितना दिया है डायमीटर आपको, 1 डायमीटर कितना गिवन है, 4.27, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में ले रहे हैं
नहीं 4.27 है, नहीं क्या बोला, बोलो 4.24, ठीक है 4.24। अल्फा कितना बोला है, -5, और डेल्टा टी माइनस कर दो, डेल्टा टी में कितना है टेम्परेचर, 27 है और 227 है, तो कितना हुआ 200। यहाँ एक पॉइंट बहुत ध्यान रखना, जो अल्फा की वैल्यू है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड दी है ना, और टेम्परेचर भी सेंटीग्रेड में दिया है, ठीक। अगर बाई चांस अगर ये केल्विन में दे दें तो तब भी इसी का यूज करना, चेंज नहीं करना। कारण क्या है, ये डेल्टा टी है, अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया भी डेल्टा टी में तो कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ गए, वो माइनस होके फिर आंसर वही आ जाएगा जो कि हमने कल डिस्कस किया था। तो ये 0.0144 आ रहा है, 0.0144 सेंटीमीटर में लिखें, 0.0144 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में लिख देना इंक्रीज होगा ये। ठीक है ना, तो होल का याद रखना कि डायरेक्ट लगाएं डायमीटर पर अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एरिया से चेंज करके नहीं लगाएं। कुछ बुक्स में लगाया उन्होंने, इसको पहले एरिया में चेंज किया, रेडियस निकाल के πr², और फिर फार्मूला लगाया एरिया वाला, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आंसर सेम आता है, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इसको आगे।